हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्बरी शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं नवंबर 2017 के एग्ज़ाम का, जो हमारा पेपर 2 है। ये हमारा एनटीए यूजीसी नेट जीआरएफ 2020 होम साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। RD of energy ICMR 2010 फॉर अ मॉडरेटली एक्टिव प्रेग्नेंट वुमेन इज़, जो हमारा RDA है ICMR 2010 के अकॉर्डिंग एक्टिव प्रेग्नेंट वुमेन के लिए क्या है। 2250 kcal, 2320 kcal, 2580 kcal या 2850 kcal। सो आपको ये हमारी आई बटन के अंदर हमारी वीडियोस मिल जाएंगी, जिनके अंदर आपको पूरी की पूरी डिटेलिंग में ये बताया जाएगा कि किस तरीके से हम अपने RDA को लर्न कर सकते हैं एक बहुत ही ज़्यादा ईजी तरह से। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा रहेगा दैट इज़ थर्ड, 2580 kcal। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन। वाटर में ऑयल है ना, वाटर इन ऑयल है, इस तरह का इमल्शन क्या कौन सा होगा एग्जाम्पल? बटर, मिल्क, मेयोनीज या एग यॉक। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा बटर। जो बटर होगा वो हमारा एग्जाम्पल है वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन का। क्यों? क्योंकि इमल्शन का मतलब सबसे पहले जानते हैं, अ कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच वन लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन अनदर लिक्विड इमिसिबल विद इट इज कॉल्ड इमल्शन। इमल्शन का मतलब क्या होता है? जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर डिस्पर्स्ड होता है। देन आता है हमारा नेक्स्ट है हमारा बटर। बटर क्या होता है? हमारा इमल्शन होता है वाटर इन ऑयल का। मिल्क हमारा क्या होता है? मिल्क होता है हमारा ऑयल इन वाटर का इमल्शन। ठीक है, तो ऑपोजिट, अगर कभी भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए ऑपोजिट की ऑयल इन वाटर का इमल्शन का क्या एग्जांपल है, तो मिल्क होगा। मिल्क कंसिस्ट ऑफ लिक्विड फैट पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन वाटर, कि लिक्विड के जो फैट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे वाटर के अंदर रहते हैं। मेयोनीज हमारा ऑयल इन वाटर का इमल्शन है, दैट इज ये स्टेबलाइज्ड है बाय लैक्टिंग इन एग योक। एंड एग योक क्या होता है? ये हमारा दो इमल्सिफायर्स lecithin which promote oil in water emulsion and cholesterol which promote oil in water in oil emulsion। मतलब दोनों के दोनों emulsions का हमारा combination है, that is our egg yolk। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन्यू फॉर मील्स ऑन व्हील इज, जो हमारा मील्स ऑन व्हील है उसका मेन्यू को हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक, सिलेक्टिव, सिंगल यूज या नॉन सेलेक्टिव। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा दैट इज सिलेक्टिव। मील्स ऑन व्हील का मतलब सिलेक्टिव में कैसे देखते हैं। स्टैटिक मेन्यू कौन सा होता है? जो एक सेट ऑफ मेन्यू होता है जो सेम रहता है हर रोज का, जैसे किसी भी रेस्टोरेंट का, किसी भी रूम सर्विस का मेन्यू हो गया। सिलेक्टिव मेन्यू ऐसे होते हैं जिसके अंदर दो या उससे ज़्यादा तरह के फूड की चॉइसेस रहती है, अलग अलग कैटेगरी वाइज, जैसे कैसा टेस्ट होना चाहिए, कैसी उनकी वेजिटेबल्स होनी चाहिए, सैलड होना चाहिए, उनका डिजर्ट्स होना चाहिए, इन सब के अकॉर्डिंग। सिंगल यूज़ मेन्यू हमारा स्पेशल डे के अकॉर्डिंग प्लान किया जाता है, बनाया जाता है, जैसे किसी हॉलीडे पे या किसी भी कैटर्ड इवेंट पे। एग्जाम्पल, जैसे हम अपना वेन्यू खुद, अपना जो मेन्यू होता है वो खुद हम क्रिएट करते हैं अपने बर्थडे पार्टीज़ पे या फिर वेडिंग्स पे या किसी और अदर फंक्शंस के ऊपर। और नॉन सेलेक्टिव मेन्यू कौन सा होता है? विच इट्स रिसिपिटेंट डू नॉट हैव अ चॉइस, जिसमें हमें कोई भी चॉइस नहीं होती। ठीक है, जैसे कि आपका जो पेशेंट्स को हम मेन्यू देते हैं, जो पेशेंट्स को हम खाना देते हैं, उसका जो मेन्यू होता है वो सिलेक्टिव नहीं होता, वो उन्हें नहीं सेलेक्ट करना होता। इसीलिए हमारा मेन्यू ऑन व्हील्स क्या आएगा? मील्स ऑन व्हील हमारा सिलेक्टिव रहेगा, कि हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्यूबल ब्लूइंग एजेंट। इसमें से हमारा ब्लूइंग एजेंट कौन सा है? अल्ट्रामेराइन, इंडिको, मिथाइलिन ब्लू या प्रूशियन ब्लू। सो इन चारों में से हमारा कौन सा रहेगा सॉल्यूशन ऑफ ब्लूइंग एजेंट? सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा मिथाइलिन ब्लू, है ना। इन्होंने क्या बोला? सॉल्यूबल ब्लूइंग एजेंट की भी बात की है। तो हमारा अल्ट्रामेराइन जो ब्लू है वो हमारा डीप ब्लू कलर पिगमेंट है, विच इज ओरिजिनली मेड बाय ग्राइंडिंग लैपिस lazuli, मतलब ऑयल पेंटिंग और वाटर पेंटिंग विदाउट एडिशनल ग्राइंडिंग इनटू अ पाउडर। एक अल्ट्रामेराइन ब्लू जो होता है हमारा वो एक पाउडर की फॉर्म में होता है। इंडिगो हमारा क्या रहता है? ब्लूइंग, लॉन्ड्री ब्लू, डॉली ब्लू और वॉशिंग ब्लू इज ये एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट है जिसे हम इम्प्रूव करते हैं अपनी अपीयरेंस, अपनी टेक्सटाइल्स की, किसी भी वाइट फैब्रिक की। मिथाइलिन ब्लू एक डार्क ग्रीन क्रिस्टलाइन कंपाउंड होता है जो वाटर के साथ डिसॉल्व करता है और डीप ब्लू सॉल्यूशन हमें देता है। ठीक है, और जिसको हम क्या करते हैं? एज एन डाई को तरह यूज करते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल स्ट्रेन्स की तरह उसको इस्तेमाल किया जाता है। और प्रूशियन ब्लू हमारा डिजाइन
किया जाता है फेरिक फेरोसाइनाइड, बट इट इज़ नॉट वेरी टॉक्सिक, लेकिन ये ज़्यादा टॉक्सिक नहीं होता, ज़्यादा हार्मफुल ये नहीं होता। सो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, मिथाइलिन ब्लू जो है वो सॉल्यूबल है ब्लूइंग एजेंट हमारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर कैन बी कंफर्म्ड बाय परफॉर्मिंग माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि कौन सा फाइबर है जो हम माइक्रोस्कोप टेस्ट से कंफर्म कर सकते हैं। सो ऑप्शंस है हमारे वूल, सिल्क, नायलॉन एंड एक्राइलिक। सो करेक्ट ऑप्शन है वूल। वूल को हम इजीली देख सकते हैं किससे, माइक्रोस्कोपिक टेस्ट से। ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं वो एज कंपैरेटिव टू सिंथेटिक या रीजनरेटेड फाइबर हमें ईजिली दिख जाते हैं, उनका माइक्रोस्कोपिक लॉन्गिट्यूडनल और उनका क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर इजीली दिख जाता है। जैसे कि वूल, अंडर द माइक्रोस्कोप वूल क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर 3 लेयर्स की होती है, दैट इज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड द मेड्यूला। इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आ जाते हैं। सिल्क हमारा अपीयर होता है एलिप्टिकल और ट्रायंगुलर इन क्रॉस सेक्शन वेयर एज वी कैन सी अंडर द माइक्रोस्कोप, और ये हमारा फाइब्रिन से कंबाइंड होता है, मतलब इसके अंदर 2 फिलामेंट्स हमारे एक साथ क्या होते हैं जिनको हम ब्रिन बोलते हैं, वो एक साथ टुगेदर होते हैं बाय सिरेसिन से। नायलॉन हमारा बेसिक माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस होती है उसकी, फाइन, राउंड, स्मूथ, ट्रांसल्यूसेंट हमारा स्ट्रक्चर होता है और जिसमें मल्टीलोब्स क्रॉस सेक्शनल टाइप होती है। एक्राइलिक भी हमारा एक मेथड है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्राइलिक फैब्रिक का, और इसकी अपीयरेंस अकॉर्डिंगली वेरी करती है अलग अलग फाइबर्स के यूटिलाइजेशन से। इसी तरीके से बाकी हमने एक्राइलिक्स के भी आपको दे रखे हैं डिफाइन, तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लिस्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज वॉज गिवन बाय होम। जो ह्यूमन वैल्यूज की लिस्ट थी वो किसने दी थी, डेनमैन, डब्ल्यू रोज ने, अर्नेस्ट एंगल ने, पाकर ने, या पार्क एंड पार्क ने। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पाकर ने जो दी थी वो लिस्ट दी थी ह्यूमन वैल्यूज़ की। और बाकी सबका देखते हैं। डेनमैन हमारे अमेरिकन पेंटर थे, आर्ट कलेक्टर थे। अर्नेस्ट पोस्टर, टेलीग्रामिस्ट, टेलीविज़न स्टेशन ऑनर थे। और हमारा जो लिस्ट ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ थी वो किसके द्वारा दी गई थी, पाकर के द्वारा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो द स्पेशलाइजेशन ऑफ फंक्शन ऑफ द 2 हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के दोनों हेमिस्फीयर का क्या मेन फंक्शन, क्या स्पेशलाइज्ड फंक्शन होता है, लेटरलाइजेशन, स्ट्रक्चरलाइजेशन, फंक्शनलिज्म, साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा लेटरलाइजेशन। आइए देखते हैं। अब जैसे ये आप क्या देख रहे हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिशेस, गेरी एंड सुल्सी। सो लेटरलाइजेशन क्या होता है, ब्रेन का फंक्शन होता है जिसमें टेंडेंसी होती है फॉर सम न्यूट्रल फंक्शंस की, कुछ एक हमारे न्यूट्रल और कॉग्निटिव प्रोसेसेस चलते रहते हैं ब्रेन के एक तरफ में। जो हमारा मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फिशरीज है वो सेपरेट करता है ह्यूमन के ब्रेन को 2 हिस्सों में। एक तो हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिसको हम सुल्सी या गिरी बोलते हैं, और वो कनेक्ट होता है किससे, हमारा कॉर्पस कॉलम से। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरलाइजेशन। ये प्रोसेस है या रिजल्ट है स्ट्रक्चरल का और किसी भी गिवन स्ट्रक्चर का। और फंक्शनलाइजेशन किस तरह का उसके अंदर काम हो रहा है। एंड साइकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है कि दोनों हेमिस्फीयर जो होते हैं उनका स्पेशल क्या क्या पर्पस रहता है। सो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा था कि जो हमारे द स्पेशलिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ द 2 हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स के दोनों हेमिस्फीयर का मेनली क्या फंक्शन रहता है। सो ये हमारा क्या रहता है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लैट पपेट विच आर ऑपरेटेड अगेंस्ट द रेयर ऑफ अ टाइटली स्ट्रेच्ड वाइट क्लोथ स्क्रीन विद अ लाइट बिहाइंड आर कॉल्ड। जो हमारे फ्लैट पपेट्स होते हैं जिसको हम ऑपरेट करते हैं एक रियर ऑफ अ टाइटली स्ट्रेच, मतलब एक वाइट कलर के कॉटन के फैब्रिक के ऊपर, एक क्लोथ के ऊपर बेसिकली, और पीछे से क्या दिखाते हैं, लाइट दिखाई जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लव पपेट, रॉड पपेट, स्ट्रिंग पपेट या फिर शेडो पपेट। आपको यहाँ पर हमारी एक मिल जाएगी, वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो लिंक बटन के अंदर आप देखिए। वीडियो के अंदर आपको क्या प्रोवाइड किया जाएगा कि हमारे टाइप्स ऑफ पपेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देन
करेक्ट ऑप्शन है हमारा दैट इज शैडो पपेट। शैडो पपेट के अंदर ऐसे होता है क्योंकि जहाँ से लाइट आएगी उसके ऑपोजिट तरफ शैडो ही पड़ती है ना, तो पीछे से लाइट आएगी तो आगे वो विजिबल होगा। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ग्लव पपेट हमारे क्लोथ पपेट फिटेड होते हैं हैंड्स पे, जिसमें हम फिंगर्स की मूवमेंट को दिखाते हैं। रॉड पपेट हमारे क्या होते हैं, जिसमें हम ऑपरेट करते हैं वुडन की स्टिक्स या मेटल की रॉड्स लगी होती हैं। स्ट्रिंग पपेट्स होते हैं जिसके अंदर हमारे थ्रेड्स या स्प्रिंग्स लगे होते हैं और उससे हम कंट्रोल करते हैं। और शैडो पपेट के अंदर होता है जिसमें क्लॉथ होता है लगा हुआ वाइट कलर का और पीछे से क्या आ रही होती है, उसकी लाइट आ रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ट्रस्ट बिटवीन अ सेंडर एंड रिसीवर इन कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ। तो डिस्ट्रस्ट क्या होता है हमारा सेंडर और रिसीवर के बीच में कम्युनिकेशन में? मैकेनिकल बैरियर है, लैंग्वेज या सिमेंटिक बैरियर है, सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर है या ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है? सो करेक्ट ऑप्शन है सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर है। क्यों? क्योंकि हमारा सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, द साइकोलॉजी या इमोशनल बैरियर होता है, जैसे कि हमारा इमोशंस, एटीट्यूड, ओपिनियंस, हमारा स्टेट, कितनी कॉन्शियसनेस है, ये सब चीज़ें। और कम्युनिकेशन ज़्यादातर डिपेंड करती है किस चीज़ पे, कि मेंटल कंडीशन कैसी है किसी भी एक पर्सन की। अगर पर्सन मेंटली ख़राब होगा, मेंटली इमोशनली फिट नहीं होगा, तो देन ही कैन नॉट कम्युनिकेट, वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर सकता और इफेक्टिवली ना ही वो सेंड कर सकता है कोई चीज़ और ना ही उसको रिसीव कर सकता है। मैकेनिकल करियर हमारे बैरियर्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर कोई भी टेक्निकल सोर्स ऑफ इन्फरेंस आए, मतलब टेक्निकल डिस्टर्बेंस आए। लैंग्वेज या सिमेंटिक डिस्टर्बेंस, जैसे हमें किसी एक वर्ड का मीनिंग ना पता हो या उसकी प्रोनाउंसिएशन सही ना आती हो। एंड ऑर्गेनाइजेशन बैरियर कौन से होते हैं हमारे? वो ऐसे बैरियर्स होते हैं जिसके अंदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हो गया, अथॉरिटी हो गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस हो गया, इनकी वजह से कोई भी रुकावट आती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्यूमुलेटिव परसेंटेज curve with a S-shaped figure is called an S-shaped figure को क्या कहेंगे हम? प्लैटकर्टिक कर्व, लेप्टोकर्टिक कर्व, हिस्टोग्राम या ओगिव? सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा ओगिव। वाई ओगिव? बिकॉज ओगिव आपकी इस तरह से आपको विजिबल होती है। ये देखिए यहाँ क्या दे रखा है, एस शेप फिगर, तो ये भी इनकी एस शेप फिगर की तरह है। एक तरफ क्यूमुलेटेड फ्रिक्वेंसी इन्होंने दे रखी होती है, एक तरफ उन्होंने अपनी कोई भी मार्क्स या कोई भी ऐसी चीज़ दे रखी होती है। ठीक है, तो ओगिव क्या होता है? फ्री हैंड कर्व होती है, जिससे हम कर्व हमें कौन सी क्या शो करती है? क्यूमुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को शो किया जाता है। ठीक है, प्लाइक्रोटिक कर्व हमारी कौन सी होती है? अब ये देखिए यहाँ से आप जान सकते हैं, ये हमारी प्लाइक्रोटिक है, ये हमारी नॉर्मल है ब्लैक वाली, और ये हमारी लाइट पिंक वाली ल्यूक्रोटिक कर्व है। और हिस्टोग्राम किस तरह से होता है? इस तरह से हमारा हिस्टोग्राम का डायग्राम बनता है, चार्ट बनता है, ग्राफ बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द फंक्शन सिम्टम्स ऑफ नियासिन डेफिशिएंसी। नियासिन की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन से हमारे सिम्टम्स रहेंगे? डायरिया, डर्मेटिस, क्रेटाइनिज्म, डिमेंशिया या कोलिनीशिया? सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा दैट इज सेकंड, ए, बी एंड डी, दैट इज डायरिया, डिमेंटिया एंड आर डर्मेटासाइज। सो हमारा क्या क्या होता है यहाँ पर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले डायरिया के बारे में बात करते हैं। ये कब होता है? जब हमारी बॉवल मूवमेंट्स कैसी हो जाती है? लूज या वाटरी हो जाती है ना। और जब हमारा डायरिया क्या होता है? पास करता है वाटरी बॉवल्स को मोर देन 3 या फिर 3 से ज़्यादा टाइम तक और बहुत ही फ्रिक्वेंटली। देन नेक्स्ट है डर्मेटिस, दैट इज़ हमारी अगर स्किन के अंदर ईचिंग होने लग जाए, रैशेज होने लग जाए, सूजने लग जाए या रेडनेस आने लग जाए। एंड डिमेंटिया इज़ हमारी ओवरऑल टर्म डिजीज़ कंडीशन है ये, ये ऐसी कैसी कंडीशन है जो हमारी मेनली अल्जाइमर की वजह से हो जाती है, या जिसके अंदर हमारी मेमोरी लॉस हो जाती है, हमारा किसी भी चीज़ को याद करने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की, इन सब चीज़ों की क्षमताएँ भी कम हो जाती हैं। करेक्ट, बाकी सारे भी हमारे यहाँ पर इन्होंने दे रखे हैं, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा दैट इज फॉलोइंग फूड्स हैव ग्लूटेन प्रेजेंट इन दैम। इनमें से कौन से फ्रूट्स के अंदर ग्लूटेन प्रेजेंट होता है हमारा? ब्रेड में, पीनट बटर में, वाइट सॉस, बियर और बेसन। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारे सेकंड, दैट इज हमारी ब्रेड के अंदर, वाइट सॉस के अंदर और बियर के अंदर। ग्लूटेन व्हीट प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं? हमारे व्हीट के प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को पता है बियर भी हमारी किस चीज़ की बनती है? व्हीट की बनती है। हमारी ब्रेड किस चीज़ की बनती है? व्हीट की बनती है ना। और साथ में हमारी वाइट सॉस के अंदर भी उसी के ही हमारी बेक्ड गुड्स, बेक्ड प्रोडक्ट्स भी हमारे बनते हैं। सीरियल्स, पास्ता कॉमनली कंटेन करता है हमारा ग्लूटेन। और ये हमारे इंग्रेडिएंट क्या है? इट इज़ ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट इन हमारे बार्ले बेस्ड प्रोडक्ट्स, जैसे हमारे माल्ट, फूड क्लॉटिंग के लिए, कलरिंग के लिए, माल्ट, विनेगर और बियर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ गेस्ट
रिलेशन प्रोग्राम अडॉप्ट इन अ रेस्टोरेंट शुड इंक्लूड, क्या क्या होना चाहिए? एंटीसिपेट कस्टमर नीड्स, नेवर एडमिट मिस्टेक्स, ना ही तो कोई मिस्टेक्स माननी, ना ही हम डू नॉट स्पेसिफाई द टाइम ऑफ डिलीवरी का टाइम भी नहीं बताना, यूज प्लीजेंट एंड री एज्यूरिंग वर्ड्स एंड ऑब्जर्व कस्टमर बिहेवियर। सो जब भी कोई भी गेस्ट आता है तो हम क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ें अपनाते हैं कि वो जो पर्टिकुलर हमारा गेस्ट है उसको वो क्या हो, हमारे रेस्टोरेंट को में आके सही लगे। सो करेक्ट है हमारा सेकंड, दैट इज़ हम उसको एंटिसिपेट उसकी नीड्स के बारे में जानते हैं, फिर उसको प्लीजेंट और एश्योरिंग वर्ड्स देते हैं कि आप यहाँ रुकिए, आपको ये फैसिलिटी मिलेगी, ये फैसिलिटी मिलेगी, और ऑब्जर्व भी हम साथ के साथ करते हैं उनके बिहेवियर को, और उसी की तरह हम वर्क भी करते हैं उनके बिहेवियर की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअलिटी? इंडिविजुअलिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? पर्सनल सिग्नेचर, रिजेक्ट स्टाइल दैट आर इन द फैशन, पीयर ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, डिजायर टू बी अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप, और डूइंग ऑन थिंकिंग। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि हम यहाँ पर क्या इंडिविजुअलिटी के बारे में बात करें। सो करेक्ट ऑप्शन रहेगा थर्ड, दैट इज हमारा देखो पर्सनल सिग्नेचर इंडिविजुअलिटी की बहुत बड़ी साइन है। देन रिजेक्शन स्टाइल दैट आर इन फैशन, फैशन के अंदर जो इस टाइम चल रहा हो उसको हम रिजेक्ट कर दे और हम अपना एक नया स्टाइल बनाए जो कि आगे चल के क्या हो, फैशन क्रिएट हो जाए। एंड ई इज डूइंग ऑन थिंकिंग, अपनी थिंकिंग को खुद ही करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीफ फाइबर? लीफ फाइबर कौन से होते हैं हमारे? तो यहाँ पर भी आप हमारे लीफ फाइबर्स के बारे में हमारे आई बटन के अंदर वीडियो देख सकते हैं, उस वीडियो के अंदर आपको लीफ फाइबर्स के बारे में कंप्लीट बताया जाएगा। सो यहाँ ऑप्शंस है हमारे कपोक, रेमी, पीना एंड एबाका। सो करेक्ट ऑप्शन है सी, दैट इज थर्ड, दैट इज सी एंड डी। सी इज आर पीना एंड एबाका। सो कपोक क्या है हमारा? रेन फॉरेस्ट ट्रीज के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। रैमी हमारी, इसको हम चाइना ग्रास, रिया और ग्रास क्लोथ भी बोलते हैं। पीना हमारा पाइन एप्पल लीव्स से बनता है, और एबाका हमारा लीफ फाइबर है। सो हमने यहाँ क्वेश्चन भी क्या किया था, लीफ फाइबर कौन से है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मोटर ड्राइवन एप्लीकेंट्स विच दोज लिस्टेड बिलो। सो यहाँ पर मोटर ड्रिवन अप्लायंसेस बताने हैं हमें, जो हमारे मोटर से ये चले, ऐसे अप्लायंसेस हमें बताने हैं। सो हमारा रेफ्रिजरेटर, वाटर हीटर, इंडक्शन स्टोव या फिर मिक्सर ग्राइंडर। सो इनमें से हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज रेफ्रिजरेटर के अंदर हमारी मोटर लगती है, और साथ के साथ हमारी मिक्सचर ग्राइंडर के अंदर मोटर लगती है। वाटर हीटर के अंदर भी नहीं हमने देखते, और स्टोव के अंदर भी, इंडक्शन जो स्टोव होता है उसमें भी नहीं देखी जाती। और कोई अगर हम एग्जाम्पल की बात सोचे तो मोटर हमारी वॉशिंग मशीन्स में भी लगती है। नेक्स्ट है हमारा, द इमर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग एडेप्टिव behavior occur during the sensory motor period between 8 to 12 months are given in पीजेड। तो पीजेड ने क्या कहा था कि 8 से 12 महीने का सेंसरी मोटर पीरियड हमारा क्या हो जाता है, अकर करने लग जाता है, ठीक है। तो क्या चीज़ होती है, किन चीज़ों को वो अडॉप्ट करते हैं, किन चीज़ों को वो लेके आते हैं? गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है, इंटेंशनैलिटी हो जाती है, या डिफर्ड इमिटेशन हो जाती है। सो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, दैट इज, एक तो गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो जाता है कि अब उनको, बच्चे को क्या पता चलता है कि उसको क्या चीज़ उठानी है, कैसे बिहेव करना है, कैसे रिएक्ट करना है। साथ के साथ उसको ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाती है, मतलब अब वो किसी भी ऑब्जेक्ट को देख के उसको उठाने के लिए ही वो अपने एफर्ट्स करता है। एंड लास्ट है हमारा, दैट इज सी, इंटेंशनली, वो हर काम कैसे करना शुरू कर देता है अब इंटेंशनली। कब की बात हो रही है? 8 से 12 महीने के बच्चे के बारे में। नेक्स्ट हमारी ये क्या है, पीजेंट की स्टेज है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। सो दैट इज आर बर्थ टू नियर बाय 2 years तक हमारी सेंसरी मोटर चलती है, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस या फिर स्ट्रेंजर एंजाइटी रहती है। फिर हमारी 2 to 6 या 7 years तक दैट इज प्री ऑपरेशनल हमारी रहती है, जिसके अंदर ईगो सेंट्रिक या प्रिटेंड प्ले करते हैं। 7 to 11 के अंदर वो कंजर्वेशन या फिर मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस करनी स्टार्ट कर देते हैं, लॉजिकल वो कंसंट्रेट करना शुरू कर देते हैं। एंड अबव 12th उनका क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक होता है, और उनकी मैच्योर होते हैं और ज़्यादा मॉरल रीजंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंशन एम एट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट फॉर मल्टीपल इफेक्ट्स बाय। सो यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि जो हमारे एक्सटेंशन एजुकेशन होते हैं उसके जो एम होते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, वो काफ़ी अलग अलग इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग होते हैं, जैसे इम्पार्टिंग नॉलेज, इम्पार्ट करना नॉलेज को, ब्रिंगिंग चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर बदलाव करना, इम्पार्टिंग स्किल्स को बढ़ाना, और ब्रिंगिंग डिज़ायर चेंजेस इन बिहेवियर, और बिहेवियर के अंदर क्या होता है डिज़ायरेबल चेंजेस, जो हम चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस का उसके अंदर बदलाव हो जाए। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें से क्या है, थर्ड, दैट इज ए इज इम्पार्ट, हमें नॉलेज को देना चाहिए, देन हमें अपनी स्किल्स को इम्पार्ट करना चाहिए और फिर बढ़ाना चाहिए, एंड लास्ट इज आर ब्रिंगिंग डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर, बिहेवियर के अंदर सही चेंज ले आना चाहिए। तो पर्पज़ क्या है हमारा HRD का, कि अनहांस करे लर्निंग को, ह्यूमन की पोटेंशियल को, और हाई परफॉर्मेंस भी लेके आए अपने वर्क रिलेटेड सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के क्या क्या एस्पेक्ट्स रहते हैं, बॉडी लैंग्वेज, यस, फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्चर, और रिगर्स ऑफ रिपीटेशन। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या है, फर्स्ट, दैट इज A, B एंड C। बॉडी लैंग्वेज हो गई हमारी, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, और हमारा पोस्चर हो गया, ये सारे हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसको हम बोल के नहीं बता सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि पोस्चर से भी हम खड़े हैं, बैठे हैं, कुछ चाहिए हमें, बॉडी लैंग्वेज से या फेशियल एक्सप्रेशन से ये सब चीज़ें पता चल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन विटनी टेस्ट इज़ अ टेस्ट ऑफ, जो मैन विटन्स का टेस्ट है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है बेसिकली, डिफरेंस बिटवीन टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स, दो अलग अलग सैंपल्स के बारे में जानने के लिए, यूज़ मेजरमेंट इन एन ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल पे इसकी मेजरमेंट आएगी, एजप्शन होगी, होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस आर मेट सफिशिएंट। सो या तो एजप्शन होगी होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस की, या स्मॉल होगा हमारा सैंपल का साइज। सो करेक्ट ऑप्शन है हमारा दैट इज थर्ड, कि डिफरेंस होगा दो इंडिविजुअल के बीच में, साथ के साथ हमारी मेजरमेंट्स को वो ऑर्डिनल स्केल के ऊपर कंपेयर करेंगे, एंड हमारी तीसरी चीज़ क्या होगी, हमारा जो सैंपल साइज होगा वो भी कम होगा, स्मॉल होगा। सो मैन विटनी यू टेस्ट क्या कहलाता है, कि कंपेयर डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल, जब हमें दो इंडिविजुअल के बीच में क्या करना हो, डिफरेंस देखना हो, वेयर जहाँ पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो नाइदर, ना ही तो ऑर्डिनल है या कॉन्टिन्यूस है, और ना ही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, दैट इज फूड्स विच हैव हाइयर अमाउंट ऑफ अमाइलोज हैव अ लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो हमारा GI होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, जिन फूड्स के अंदर, जिन खाने के अंदर हमारा हाई अमाउंट का अमाइलोज होता है, क्या उनके पास ग्लाइसेमिक इंडेक्स लोअर होता है, या हमारा रीज़न दे रखा है। अब आपको एजर्शन रीज़न का मैंने पहले भी करना बताया था, कैसे करेंगे, आप सोचेंगे कि आपका जो A है वो ठीक है या नहीं है, देन आप हम ये सोचेंगे कि हमारा जो B है वो ठीक है या नहीं है। सो B हमारा क्या कहलाता है, जो अमाइलोज है वो रैपिडली डाइजेस्ट हो जाते हैं, वो बहुत जल्दी हमारे ऊपर डाइजेस्ट हो जाते हैं। सो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट कोड है, ये देखते हैं हम, दैट इज थर्ड, कि हमारा A जो है वो करेक्ट है और R हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। A करेक्ट क्यों है, क्योंकि फूड्स जिनमें हायर अमाउंट का अमाइलोज होता है उसके अंदर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, और हमारा रीज़न जो है वो इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज अमाइलोज कैन फॉर्म अ वेरी कॉम्पैक्ट फिजिकल स्ट्रक्चर विच इनहिबिट्स डाइजेस्ट, की बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स उसका फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा एजर्शन रीजन का है, दैट इज इंक्लूडिंग ओट्स एंड इट्स प्रोडक्ट्स इन द डाइट हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इन पॉपुलेशन, कि अगर हम पॉपुलेशन के अंदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ देखते हैं तो क्या हम क्या करते हैं कि अगर हम ओट्स लें या कोई भी ऐसी चीज़ लें तो उससे कम हो जाता है हमारी डाइट में ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, या फिर हमारा बीटा ग्लूकैन हेल्प्स इन नॉर्मलाइजिंग द लिपिड प्रोफाइल, तो लिपिड प्रोफाइल को कम करने के लिए हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट, दैट इज बोथ आर करेक्ट। वाई, बिकॉज जो ओट्स होते हैं वो हमारे रिच होते हैं ग्लूकन में, जो हमारा मेनली इफेक्ट करता है क्या, रिड्यूस करता है टोटल एनर्जी को और LDL को, कोलेस्ट्रॉल को, ठीक है। और ये क्या करता है, कंज्यूम करता है एटलीस्ट 3 ग्राम पर डे ऑफ ओट बीटा ग्लूकोन कैन अचीव अ रिड्यूस्ड इन LDL कोलेस्ट्रॉल, तो LDL कोलेस्ट्रॉल में जितना कम हुआ वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
इसीलिए हमारा ए और आर क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, असर्शन है स्मोर गैस बोर्ड प्रोवाइड मीन्स फ्रॉम ड्रामेटिकली डिस्प्लेड फूड ऑन लार्ज सर्विंग टेबल। क्या होता है, अब हमारा जो स्मोक गैस बोर्ड होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसका क्या मतलब होता है प्रोवाइड कराने का, कि हमने ड्रामेटिकली डिस्प्ले किया है फूड्स को हमारी सर्विंग टेबल्स के ऊपर। और रीज़न क्या दिया है, इट इज़ यूजुअली यूज्ड इन फूड कोर्ट्स एंड कैफेटेरियाज। ये फूड कोर्ट्स और कैफेटेरियाज के अंदर पाई जाती है। सो अब इस चीज़ के बारे में आप सोचो, क्या आएगा आपका, ए है आपका करेक्ट है और आर हमारा क्या है, इनकरेक्ट है। वाई, बिकॉज स्मॉर्गेस बोर्ड क्या है, जो हमारी फूड और डिशेस के की अलग अलग वेराइटीज़ हमें ऑफर की जाती है। और कैफेटेरिया क्या होता है, वो एक तरह का ही फूड, एक सर्विस हमारी लोकेट होती है विद देयर इज़ लिटिल या नो वेटिंग स्टाफ टेबल सर्विस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, रीजन ही है, असर्शन दे रखे अप्लाइड डिजाइन इज द सरफेस एनरिचमेंट ऑफ द गारमेंट, की जो हमारा अप्लाइड डिजाइन है वो हमारा सरफेस एनरिचमेंट है गारमेंट का। और रीजन उसमें दे रखा है कि एप्लीकेशन ऑफ टक्स एंड प्लीट्स आर एग्जांपल ऑफ अप्लाइड डिजाइन। जो हमारे अप्लाइड डिजाइन है वो हमारा रिच होता है हमारे असर्शन के अंदर हमारे सरफेस एनरिचमेंट के लिए। और हमारा रीजन जो है वो है हमारा कि हम उसके ऊपर टक्स और प्लेट्स को एम्बेलिश कर दें, और ये हमारा अप्लाइड डिजाइन का एग्जाम्पल होगा। सो करेक्ट है हमारा, ए हमारा करेक्ट है, आर हमारा इनकरेक्ट है। वाई, बिकॉज अप्लाइड डिजाइन रेफर करती है ऑर्नामेंटेशन बाय मींस ऑफ सरफेस एनहांसमेंट। अप्लाइड डिजाइन क्या करती है कि ऑर्नामेंटेशन हो रही है, सरफेस एनहांसमेंट हो रही है किसी भी स्ट्रक्चरल डिजाइन की, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर है वो ज्यादा इंप्रेसिव होता है उनका, इसलिए हम इसमें हमारा आर जो है वो इनकरेक्ट है। और वो हमारी सरफेस को एनरिच तो कर ही देता है, इसलिए हमारा जो ए है वो क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा असर्शन रीजन का, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ फैब्रिक मेड फ्रॉम लो ट्विस्टेड यार्न इज इजियर फॉर द कंज्यूमर। सो मेंटेन करेंगे अगर हम फैब्रिक को जिसके अंदर लो ट्विस्टेड यार्न होगा, ठीक है, वो ज़्यादा ईजी होता है कंज्यूम करने के लिए हमारे कंज्यूमर्स को। या फिर वैसे ऐसा नहीं होता है ना, या फिर अब हर एक चीज़ में एक और चीज़ है, हमने जो भी असर्शन रीजन के क्वेश्चंस करने हैं वो हमने वो वाला लॉजिक लगाना है जो एनटीए के अकॉर्डिंग, जो यूजीसी के अकॉर्डिंग या बुक्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएट रहता है। एंड रीज़न हमारे यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दैट इज़ लो ट्विस्टेड यार्न शेड सॉयल ईजीली। जो लो ट्विस्टेड यार्न्स है उसके अंदर हमारा सॉयल ईजिली आ जाता है, क्योंकि देयर इज लेस स्पेस बिटवीन द फाइल फॉर सॉयल टू सेटल। वहाँ पर ज़्यादा कम स्पेस होता है, तो देखिए अगर लो ट्विस्ट होगा तो मतलब वहाँ पर स्पेस कैसा होगा, हमारा ज़्यादा होगा। इसीलिए यहाँ पर बोथ ए एंड आर क्या है, इनकरेक्ट है। देखो यहाँ तो हमें पता चल गया हमारा आर इनकरेक्ट है। ऊपर वाला कैसे था कि अगर हमें मेंटेन रखना हो अपने फैब्रिक को जिसके अंदर लो ट्विस्ट यार्न हो तो क्या वो ईजिली रह सकता है, सो नहीं। क्यों, क्योंकि स्पिनिंग प्रोसेस के अंदर यार्न को हम ट्विस्ट कर देते हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ बढ़े। और अगर उसमें ट्विस्टिंग नहीं हो रखी, स्ट्रेंथ नहीं इंक्रीज हो रखी, तो कोई भी चीज़ उसको क्या होगा कि हम ऐड नहीं कर सकते। तो यार्न क्या है, ट्विस्ट करते हैं, ऐड करते हैं हमारे स्ट्रेंथ को और एक यूनिफॉर्मिटी देता है हमारे वीविंग प्रोसेस के अंदर। और लो ट्विस्ट यार्न के अंदर क्या होता है, स्ट्रेंथ भी हमारी कम होती है और सॉयल हमारी क्या करती है, इजीली सेट हो जाती है ना, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा स्पेस हमारे यार्न्स में अवेलेबल होता है, मिलता है। करेक्ट। सो ये थे हमारे आज के पार्ट 1 के क्वेश्चंस। पार्ट 2 हम जल्द ही लेके आएंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए KMS फैशन चैनल को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।